हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने अपनी लास्ट क्लास में भाषा की शिक्षण विधियाँ कंप्लीट की थी। भाषा की शिक्षण विधियाँ हमारी कंप्लीट हो गई थी। मैंने आपको बताया था भाषा की शिक्षण विधियों का प्रयोग केवल हिंदी के लिए नहीं होता, अपितु किसी भी भाषा के लिए होता है। मतलब हम जब बच्चे को एक नई भाषा सिखाते हैं तब हम उस नई भाषा के लिए, नवीन भाषा के लिए इन शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब हम आते हैं, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं हिंदी की शिक्षण विधियों के साथ, क्योंकि क्लास हिंदी की है तो हिंदी की शिक्षण विधियाँ तो हमें आनी चाहिए ना, कंपलसरी हैं। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हिंदी की शिक्षण विधियों के साथ। अब बात यह आती है कि हिंदी की शिक्षण विधियाँ हम कैसे पढ़ेंगे। आपने देखा होगा आपकी क्लासेस में हिंदी 3 तरीके से पढ़ाई जाती है, या तो गद्य में पढ़ाई जाती है, या पद्य में पढ़ाई जाती है, या व्याकरण में पढ़ाई जाती है। हमारी क्लासेस को भी तो टीचर्स ऐसे ही डिवाइड करते हैं, 2-3 दिन गद्य, 1-2 दिन पद्य, 1 दिन व्याकरण, इसी तरह से पढ़ाई जाती है। तो जब क्लासेस हमारी डिवाइड होती हैं, तरीके डिवाइड हो जाते हैं, तो सिंपल सी बात है कि हमारी विधियाँ भी अलग अलग होंगी। यानी कि हमारे गद्य की शिक्षण विधियाँ अलग होंगी, पद्य की अलग होंगी और व्याकरण की अलग होंगी। तो हम शुरू करते हैं व्याकरण शिक्षण की विधियां से। ठीक है, तो हिंदी के अंतर्गत हम कौन सी विधियां पढ़ रहे हैं। पहले व्याकरण की शिक्षण विधियां। व्याकरण की शिक्षण विधियों के क्रम में सबसे पहली विधि आती है हमारी आगमन विधि। आगमन विधि, आगमन विधि को सूत्र निर्माण विधि भी कहा जाता है। सूत्र निर्माण विधि। इसमें क्या होता है, ये विधि कैसे अप्लाई की जाती है। इसमें पहले उदाहरण देकर नियम बनवाया जाता है। इसमें उदाहरण देकर नियम बनवाया जाता है। इसमें होता क्या है बेटा, इसके 3 स्टेप हैं। इसके 3 चरण हैं। 3 चरण हैं। 3 चरण कौन कौन से हैं। उदाहरण, निरीक्षण, निरीक्षण को हम विश्लेषण भी कह सकते हैं, और नियमीकरण। उदाहरण, निरीक्षण और नियमीकरण। ठीक, ये 3 हैं इसके चरण। अब ये अप्लाई कैसे की जाती है और ये 3 स्टेप में कैसे कैसे जाती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जैसे मुझे बच्चे को संज्ञा सिखानी है, तो मैंने संज्ञा के कुछ शब्द लिखे। ये मैंने 4 शब्द लिखे। ठीक, अब ये मैंने जब 4 उदाहरण दिए तो मेरा ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। किसका, उदाहरण का। पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया, पहला चरण मेरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम दूसरे चरण की ओर, जो है निरीक्षण या विश्लेषण। ठीक, तो मैंने अपने बच्चों से कहा, बेटा भारत क्या है, एक देश का नाम। गंगा क्या है, एक नदी का नाम। राम क्या है, एक बच्चे का नाम या एक व्यक्ति का नाम। और लड़का क्या है, एक प्राणी का नाम। ठीक, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये चारों किसकी ओर संकेत करते हैं, नाम की ओर। इसका मतलब है
ये हो गया हमारा निरीक्षण। जब ये चीज़ हमने करवाई तो ये हो गया निरीक्षण। अब आए हम नियमीकरण पे। तो इसका अर्थ क्या है? किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये क्या हो गया? ये मेरा थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ। कौन सा? नियमीकरण का। ठीक। तो आगमन विधि में बच्चे को तर्क करने का पूरा पूरा अवसर मिलता है, उसे सोचने का अवसर मिलता है। इस विधि में हम पहले उदाहरण देते हैं, फिर उसका निरीक्षण करवाते हैं उदाहरण का, और उसके बाद में उसका नियम बनवाते हैं। ठीक। तो उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण, इसके 3 स्टेप हैं। इसमें पहले उदाहरण देकर फिर नियम बनवाया जाता है। अब चूंकि इसमें नियम का निर्माण करवाया जाता है बालक से, इसलिए हम इस विधि को सूत्र निर्माण विधि भी कहते हैं। ठीक। क्योंकि इसमें आगमन का मतलब है, इसमें हम बच्चे का उदाहरण के द्वारा टॉपिक में आगमन करवा रहे हैं, और सूत्र निर्माण क्योंकि हम इसमें नियम बनवा रहे हैं। ठीक है। अगली विधि आती है हमारी निगमन विधि। निगमन विधि इसकी अपोजिट होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं केवल सूत्र विधि। क्या कहते हैं इसे? सूत्र विधि। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें नियम देकर उदाहरण समझाए जाते हैं। इसमें नियम देकर उदाहरण समझाए जाते हैं, यानी कि ये उसकी अपोजिट है। किसकी? आगमन की। आगमन में हम पहले उदाहरण देते हैं, फिर निरीक्षण करवा के नियम का निर्माण करवाते हैं। यहाँ हम नियम पहले ही रख देते हैं, यहाँ हम उसके लिए सूत्र पहले से ही रख देते हैं, और फिर हम उस सूत्र के द्वारा उदाहरण समझाते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे को अभ्यास का अवसर मिलता है। ठीक। तीसरी आती है आगमन निगमन विधि। आगमन निगमन विधि। ठीक। आगमन निगमन विधि में क्या होता है? यह व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। यह व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। ये हमारे मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं, शिक्षण के महावाक्य हैं, सरल से कठिन की ओर, सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सभी नियमों का पालन करती है, सभी सिद्धांतों का पालन करती है। और क्योंकि इसके नाम से हमें पता चल रहा है आगमन निगमन, यानी कि ये इन दोनों का क्या है? कॉम्बो, इन दोनों का सम्मिलित रूप है ये। इसमें पहले उदाहरण देकर नियम बताया जाता है, तत्पश्चात नवीन उदाहरणों के साथ पाठ समाप्त होता है। इसमें क्या होता है कि हम बच्चे को पहले उदाहरण देते हैं, आगमन कराते हैं, उसका उदाहरण देकर विश्लेषण करा के नियम बनवा देते हैं। आगमन विधि का कार्य कंप्लीट हो गया।
अब जब बच्चे के आगे उदाहरण देकर नियम आ गए सामने, तो हम बच्चे से ही नए उदाहरण निकलवाते हैं। अब तो नवीन उदाहरणों के साथ पाठ को समाप्त करते हैं। बस फिर अब नए उदाहरण निकालने का कार्य बच्चे का रहा। कुछ अध्यापक बताएगा, कुछ बच्चे निकालेंगे, तो हमारा अभ्यास भी होता है। इसमें क्या है, ऊपर वाली आगमन विधि में केवल बच्चे को तर्क करने का अवसर मिलता है, लेकिन अभ्यास का अवसर नहीं मिलता। निगमन विधि में केवल अभ्यास का अवसर मिलता है, किंतु तर्क करने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन आगमन निगमन में अभ्यास के साथ साथ तर्क का भी अवसर मिलता है, या ये कहें तर्क के साथ साथ अभ्यास का भी अवसर मिलता है। सभी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करती है यह विधि, पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है, और इसीलिए ये व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। ठीक है, इसमें दोनों चीज़ों का अवसर बच्चे को दिया जाता है। अब आते हैं हम अगली विधि की ओर। समवाय विधि। समवाय विधि का प्रश्न एक बार आपके एग्जाम में आ भी चुका है। इसे हम सहयोग विधि भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? सहयोग विधि। एग्जाम में समवाय विधि नहीं आया था, इसमें सहयोग विधि आया था एग्जाम में। सहयोग विधि मतलब विधियाँ पूछी गई थी, व्याकरण शिक्षा के लिए कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है, तो सहयोग विधि। इसका एक प्रश्न और बनता है, किस विधि में वाचन कराते समय व्याकरण शिक्षण पर बल दिया जाता है, तो वो सहयोग विधि में दिया जाता है, या ये कहें समवाय विधि में। इसका अर्थ क्या है? इसमें वाचन कराते समय ही व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। इसमें व्याकरण कराते समय ही व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने बच्चे से वाचन कराया, हम कक्षा में बच्चे से कोई पाठ पढ़वा रहे हैं, किसी पाठ का वाचन करवा रहे हैं, तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चे ने पाठ का वाचन जब कर रहा है बच्चा, तो वाचन कराते समय उसने एक पैराग्राफ पढ़ा, और मुझे आज बच्चे को संज्ञा के बारे में पढ़ाना है, तो वाचन कराते समय ही जितने शब्द संज्ञा के आएंगे उस पैराग्राफ में, मैं उन सबको अंडरलाइन करती जाऊंगी। और जब बच्चे का पैराग्राफ समाप्त हो जाएगा, यानी कि उसका वाचन कार्य समाप्त हो जाएगा, तब मैं बच्चे को उन संज्ञाओं के बारे में बता दूंगी। ये विधि शिक्षक केंद्रित विधि है। क्यों? क्योंकि इसमें शिक्षक अपना कार्य कर रहा है। शिक्षक अपना कार्य कर रहा है, शिक्षक अपने व्याकरण का नियम बता रहा है, उसका काम खत्म। लेकिन बच्चे को समझ में आया नहीं आया, इससे शिक्षक का कोई लेना देना नहीं है। छात्र इसमें नीरस रहता है, छात्र निष्क्रिय रहता है। इसीलिए यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि नहीं मानी जाती, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारी शिक्षा बाल केंद्रित है, और जो विधि शिक्षक केंद्रित है वो मनोवैज्ञानिक विधि हो ही नहीं सकती है। इसमें कमी क्या है कि जब हम बच्चे से वाचन करा रहे होते हैं, तो उस समय बच्चे का ध्यान केवल पैराग्राफ पे होता है, पैराग्राफ के अर्थ पे होता है। जबकि हम क्या करा रहे हैं, हम पैराग्राफ का अर्थ बताने के साथ साथ उसको व्याकरण भी समझा रहे हैं, तो बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो अपने कंसंट्रेशन से चीज़ को नहीं समझ पाता। क्यों? क्योंकि उसका कंसंट्रेशन तो तभी टूट गया जब वो हम वाचन से उसको व्याकरण पे ले आए। अब ना तो वो पूरी तरह से उस पैराग्राफ का अर्थ ही समझ पाएगा, वाचन का मतलब ही समझ पाएगा, और ना ही पूरी तरह से वो व्याकरण समझ पाएगा। शिक्षक की ड्यूटी पूरी हो गई क्योंकि उसने दोनों काम करा दिए। तो इसलिए यह विधि बहुत अच्छी विधि नहीं मानी जाती, मनोवैज्ञानिक विधि नहीं मानी जाती, क्योंकि इसमें हम वाचन कराने के साथ ही व्याकरण की शिक्षा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट विधि आती है हमारी व्याकरण की भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि, इसमें क्या होता है, ये व्याकरण के सैद्धांतिक पक्ष के बदले
व्यावहारिक पक्ष पर अधिक बल देती है। ये व्याकरण के सैद्धांतिक पक्ष के बदले व्यावहारिक पक्ष पर बल देती है। मतलब ये व्याकरण के नियमों को समझाना नहीं मानते, ये मानते हैं कि व्याकरण को नियमों के द्वारा मत समझो, उसको व्यवहार में समझो, यानी कि जैसे हम उसका यूज़ करते हैं उस तरीके से व्याकरण को समझो। और ऐसा करने के लिए, ऐसा बल देने के लिए ये क्या करते हैं, बालकों को प्रमुख एवं सम्मानित लेखकों की रचनाएं पढ़ने को देते हैं। यहाँ पर ये काम क्यों करते हैं, बच्चे को सम्मानित और प्रमुख लेखकों की रचनाएं पढ़ने को क्यों देते हैं, क्योंकि उनमें व्याकरण का व्यावहारिक प्रयोग हुआ होता है। किसमें, हमारे प्रमुख और सम्मानित लेखकों की रचनाओं में व्याकरण का व्यावहारिक प्रयोग होता है। और इसीलिए हम बच्चे को उनकी रचनाएं पढ़ने को देते हैं, ताकि बच्चा व्याकरण को व्यावहारिक भाषा से सीखे, उसके सिद्धांतों पर इतना ध्यान ना दे, उसके नियमों पर इतना ध्यान ना दे। इससे क्या होता है कि ये जो विधि है ये व्यावहारिक व्याकरण के लिए तो उपयोगी है। भाई बच्चा व्यावहारिक ज्ञान जो व्याकरण का जो उसको अपनी भाषा में लाना है, अपनी बोलचाल में लाना है, उसके लिए तो ये उपयोगी है, क्योंकि बच्चा उसी तरीके से सीखता है। लेकिन तार्किक ज्ञान के लिए यह विधि अच्छी नहीं होती। मान लीजिए एग्ज़ाम में थोड़ी ना व्यावहारिक व्याकरण पूछी जाएगी, एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर तो तार्किक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। तो यह विधि तार्किक ज्ञान के लिए अनुपयुक्त होती है, व्यावहारिक ज्ञान के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। बच्चे को व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए उपयुक्त होती है, लेकिन तार्किक ज्ञान के लिए अनुपयुक्त होती है। ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। तार्किक ज्ञान के लिए अनुपयुक्त, ठीक। ये हो गई हमारी व्याकरण की शिक्षण विधियाँ। आप लोग इसे नोट कीजिए और फिर हम बढ़ते हैं आगे गद्य शिक्षण की ओर। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा या नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं गद्य की शिक्षण विधियाँ या गद्य शिक्षण की विधियाँ। गद्य शिक्षण की विधियाँ, गद्य शिक्षण की विधियों में सबसे पहले विधि आती है आपकी अर्थबोध या शब्दार्थ विधि। इसे हम शब्दार्थ विधि भी कहते हैं और इसे हम अर्थबोध विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, वाचन के साथ ही पाठ का अर्थ बताया जाता है। वाचन के साथ ही पाठ का अर्थ बताया जाता है।
इसमें क्या होता है, जब हम बच्चे से वाचन करा रहे होते हैं तो जैसे बच्चा पढ़ता जाता है वैसे वैसे टीचर उसका अर्थ बताता जाता है। अब सबसे बड़ी चीज़ यह एक परंपरागत विधि है, ये हमारे मोस्टली स्कूल्स में प्रयोग होती है यही विधि, इसी विधि से गद्य पढ़ाया जाता है। यह परंपरागत विधि है, किंतु शिक्षक केंद्रित होने के कारण अमनोवैज्ञानिक है। अब शिक्षक केंद्रित क्यों है ये? शिक्षक केंद्रित होने के कारण ये विधि अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई बच्चा वाचन कर रहा है और वाचन कराते समय हम उसका अर्थ बताते चले जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है ना कि टीचर तो अपना काम कर रहा है, बच्चा तो निष्क्रिय है ना इसमें, बच्चा तो केवल वाचन कर रहा है, बच्चा तो पाठ को पढ़ता चला जा रहा है, शिक्षक साथ के साथ उसका अर्थ बताया गया है। जबकि कायदा ये बनता है कि बच्चा जब अपना वाचन समाप्त कर ले तब शिक्षक उसको एक एक शब्द के एक एक उसके लाइन के अनुसार, वाक्य के अनुसार उसका अर्थ समझाए। लेकिन यहाँ तो वाचन कराते समय ही शिक्षक अर्थ बताता चला जा रहा है। परंपरागत विधि है ये, मोस्टली स्कूल में इसी विधि का प्रयोग होता है, लेकिन ये अमनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि बच्चे का कंसंट्रेशन वाचन पर नहीं हो पाता उस समय। जब आप उसको बीच में डिस्टर्ब करते हैं, आप बीच में उसको अर्थ बताते हैं, तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता अपने वाचन पे, जो पढ़ने की प्रक्रिया वो कर रहा है उस पर उसका ध्यान भंग होता है उससे। और शिक्षक केंद्रित है तो इसलिए अमनोवैज्ञानिक तो हो ही गई। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि जो विधि शिक्षक केंद्रित होगी वो हमेशा मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाएगी, क्योंकि शिक्षा हमारी बाल केंद्रित है। ठीक अगली विधि आती है आदर्श विधि। आदर्श विधि यह सर्वश्रेष्ठ विधि है, नाम से पता चल रहा है भाई, आदर्श है, आइडियल विधि है। और शिक्षण के सभी सिद्धांतों का पालन करते हुए बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। इसके 5 चरण हैं। अब आदर्श विधि, नाम से पता चल रहा है, आदर्श यानी कि बेस्ट, ठीक, सर्वश्रेष्ठ है। ये सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है गद्य शिक्षण की। इसमें क्या होता है, अभी ये चीज़ तो बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं इसके बारे में। ये सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि ये शिक्षण के सिद्धांत जितने भी हैं सबका पालन करती है और शिक्षण के सिद्धांतों का पालन करते हुए बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। और जब इतना करती है तो शिक्षा विधि कैसी मानी जाती है? पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है। भाई जब शिक्षण के सिद्धांतों को फॉलो कर रही है, बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दे रही है, तो यह पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। इसके 5 चरण हैं। इसके 5 चरण कौन कौन से हैं देखते हैं। इसका पहला चरण है प्रस्तावना, यानी कि जब हम बच्चे को पढ़ाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम प्रस्तावना लेके आते हैं। प्रस्तावना क्या होती है? पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न। हम बच्चे के पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न लेके आएंगे। यहाँ पर कौन सा सिद्धांत पूरा होगा? पूर्व ज्ञान से जोड़ने का सिद्धांत, है ना। बच्चे को नवीन ज्ञान देते समय उसे पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर नवीन ज्ञान देंगे, तो पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न लेकर आएंगे हम।
प्रस्तावना आप लोग जानते होंगे, प्रस्तावना प्रश्न अधिक से अधिक 5 होने चाहिए और कम से कम 3 होने चाहिए। प्रस्तावना प्रश्नों की संख्या कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 होनी चाहिए। और प्रस्तावना का अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होना चाहिए। ठीक, अच्छा, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने बच्चे से प्रश्न कर लिए। अब 5वां प्रश्न उसके आगे समस्यात्मक हमने डाल दिया, अंतिम प्रश्न। अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा स्टेप, उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन शिक्षक करता है और शिक्षक क्या कहता है इसमें, पाठ्य वस्तु के विषय में बताना। विषय में शिक्षक द्वारा होता है ये, है ना, शिक्षक द्वारा। ये जो पाठ्य वस्तु हमें हम पढ़ाने वाले हैं बच्चों को, उसके विषय में शिक्षक बताता है। तो उद्देश्य कथन किसके द्वारा किया जाता है, शिक्षक के द्वारा। ठीक, तीसरा आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का अर्थ क्या है, पाठ्य वस्तु की प्रस्तुति, यानी कि जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको प्रस्तुत करना। अब वो कैसे करेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि हम अपनी पाठ्य वस्तु की प्रस्तुति करेंगे बच्चों के सामने। ये हो गया हमारा 3rd स्टेप कंप्लीट। ठीक, 4था स्टेप हमारा आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न, बोध प्रश्न में क्या होता है, पाठ्य वस्तु संबंधित लघु प्रश्न। क्योंकि प्रश्न ये बोध प्रश्न कक्षा में किए जाते हैं तो इसलिए छोटे छोटे होते हैं। बोध प्रश्न क्यों किए जाते हैं, ये जानने के लिए कि बच्चे ने पाठ को कितना समझा है, समझा भी है या नहीं। ठीक, तो बोध प्रश्न किस लिए होते हैं, पाठ्य वस्तु संबंधी प्रश्न होते हैं, जो हमने पढ़ाया है उससे संबंधी प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट लास्ट स्टेप हमारा आता है गृह कार्य। गृह कार्य क्यों दिया जाता है, अभ्यास हेतु, और सीखने के विस्तार हेतु। सीखने को विस्तार देने के लिए या उसके पाठ्य वस्तु के अभ्यास के लिए गृह कार्य दिया जाता है। ये हैं गृह कार्य देने के 2 उद्देश्य। ठीक, तो ये हो गए हमारे 5 स्टेप किसके, आदर्श विधि के। अब आप जान रहे होंगे कि जो हमने कल पढ़े अपनी लास्ट क्लास में, जो हमने लिए थे सिद्धांत शिक्षण के, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, ये 5 स्टेप इसके सभी सिद्धांतों को एक एक करके फॉलो करते हैं। मतलब एक एक करके मतलब नहीं कि एक सिद्धांत एक को फॉलो करता है, एक सिद्धांत में 2-3 नियम समाये हुए हैं, एक स्टेप में 2-3 सिद्धांत समाये हुए हैं। तो ये सिद्धांत ये विधि हमारे सिद्धांतों को फॉलो करती है और सबसे बड़ी चीज़ बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। इसीलिए यह विधि पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है और गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। ठीक, अगली विधि आती है हमारी व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में क्या है, यह आपकी अर्थबोध विधि का विकसित रूप है। ये अर्थबोध विधि का ही विकसित रूप है। इसमें क्या होता है, अर्थबोध विधि में हम वाचन कराने के साथ ही उसका अर्थ बताते चले जाते हैं। व्याख्यान विधि में क्या होता है कि हम पूरा पाठ पढ़ाने के बाद उसका सारांश के रूप में अर्थ बताते हैं, उसके बीच में आने वाले कठिन शब्दों के बारे में बता देते हैं।
व्याख्यान विधि अर्थबोध विधि का विकसित रूप है, लेकिन ये प्राथमिक स्तर के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, ये उच्च स्तर के लिए उपयुक्त है। यह विधि उच्च स्तर के लिए उपयुक्त है। ठीक ठीक। अब आती है आपकी प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि को ही हम विश्लेषण विधि भी कहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि को ही विश्लेषण विधि भी कहा जाता है। इस विधि में क्या होता है, बच्चे के पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर उसे हम नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि में हम पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इसमें शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं। शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षक प्रश्न पूछता है, छात्र उत्तर देता है। और क्योंकि हम पूर्व ज्ञान को आधार बना रहे हैं तो बच्चे को भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो चीज़ें तो उसकी पहले से जानी हुई हैं। तो शिक्षक छात्र सक्रिय होने के कारण यह मनोवैज्ञानिक विधि भी है। ये मनोवैज्ञानिक विधि भी मानी जाती है, लेकिन ये किस स्तर पर उपयुक्त है? प्राथमिक स्तर के लिए नहीं है, ये भी ये आपकी माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त है। माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त है। शिक्षक और छात्र सक्रिय हैं, इसलिए यह विधि मनोवैज्ञानिक मानी जाती है, लेकिन प्राथमिक स्तर के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं मानी जाती। ये किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है? माध्यमिक स्तर के लिए। प्राथमिक स्तर के लिए तो हमारी वो ये आदर्श विधि ही चलेगी, है ना। और लास्ट आती है हमारी समीक्षा विधि। समीक्षा विधि, समीक्षा विधि में क्या होता है? यह विधि बच्चे को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करती है। यह विधि बच्चे को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करती है। स्वाध्याय किसे कहते हैं? स्वाध्याय यानी कि स्व प्लस अध्याय, यानी कि स्वयं के लिए अध्ययन। यह विधि बच्चे को स्वयं के लिए अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें यह विधि प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर अनुपयुक्त रहती है। उच्च स्तर के लिए उपयुक्त होती है और पूर्णतः विद्यार्थी केंद्रित है।
ये पूर्णतः विद्यार्थी केंद्रित विधि है। इसमें क्या होता है कि ये विधि बच्चे को अपने अध्ययन के लिए प्रेरित करती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे ने पूरा पाठ पढ़ लिया। समीक्षा करना किसे कहते हैं? समीक्षा करना कहते हैं कि आप जब किसी भी चीज़ को पढ़ लें या सुन लें या देख लें तो उसकी गुण दोषों की विवेचना करना, बिना किसी एक पक्ष पर विशेष ध्यान दिए। मतलब ना ऐसा हो कि आप केवल गुण ही गुण देखें, उसके दोषों को ना देखें, ना ये हो कि आप केवल दोष ही दोष देखें, उसके गुणों को ना देखें, कि आप केवल विशेषताएं देख रहे हैं, उसकी कमियां नहीं देख रहे, या केवल कमियां देख रहे हैं, विशेषताएं नहीं देख रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दोनों को समान रूप से देखेंगे, और समान रूप से देखने के लिए आपको नज़रिया भी बेहतरीन होना चाहिए। तो समीक्षा विधि में का अर्थ होता है कि आप पूरा पाठ पढ़ने के बाद स्वयं के अध्ययन से उस पाठ के गुण दोषों की विवेचना कर सकें, उस पाठ की समीक्षा कर सकें। लेखक ने क्या विशेषताएं रखी हैं इस पाठ में, और क्या कमियां रह गई हैं, कहाँ पर कोई चीज़ छूट गई है, ये कहाँ पर किस तरह की आपको कमी नज़र आई, उसके बारे में अगर आप लिख पाते हैं, आप जान पाते हैं, तब ये विधि कार्य करती है। यही इस विधि का उद्देश्य है कि आप एक पाठ को पढ़कर उसके बारे में संपूर्ण तरीके से उसको समझ सकें, उसके गुणों को भी परख सकें, उसके दोषों को भी परख सकें। और इसीलिए यह विधि प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त विधि नहीं है, क्योंकि वो बच्चे इतना नहीं कर पाते। उच्च स्तर के लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि उच्च स्तर का बच्चा मैच्योर होता है, वो चीज़ों को समझ सकता है अपने आप, अपनी बुद्धि के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर वो उसकी समीक्षा कर सकता है, किसकी? पाठ्य वस्तु की। ठीक, तो यहाँ पर हमारी हिंदी की शिक्षण विधियों में व्याकरण शिक्षण की विधियाँ और गद्य शिक्षण की विधियाँ, ये तो हमने कंप्लीट कर ली हैं। अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे काव्य की शिक्षण विधियाँ और नाटक शिक्षण की विधियाँ। काव्य शिक्षण की विधियाँ और नाटक शिक्षण की विधियों के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये विधियाँ समझ में आ गई होंगी। आप अध्ययन करते रहिए। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमसे प्रश्न पूछिए, कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न पूछिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक, तब तक अगली क्लास में जब तक मिलते हैं तब तक इन्हें पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।